मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि किसे कहते हैं। हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि किसी भी एटम के बाहरीतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त कराने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा, बशर्ते कि एटम किस में हो, गैसियस स्टेट में हो। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास में इक्वेशन है कुछ इस तरह की, देखिएगा। यहाँ क्या हुआ कि जो एटम है ना, वो क्या है, हमने एलिमेंट लिया, ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, गैसेस स्टेट में है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को फ्री किया है। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, नाभिकीय आकर्षण बल से बिल्कुल मुक्त कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी, और उसी को हमने नाम दिया है किसका, हमने उसे कहा है आयनाइजेशन एनर्जी, या हम उसे आईपी भी कहते हैं। तो वन इज द सेम थिंग, हम इसे क्या कहेंगे, आई कहेंगे या आईपी कहेंगे। और चूंकि ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी किसमें होगी, किलो कैलोरी पर मोल, जूल पर मोल, ठीक है। ये इनकी यानी कि एनर्जी वाली सारी यूनिट्स यहाँ पर आई की हो जाएगी। अब इसके बाद में, वैसे तो आपने बात की है, आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं कि इस जो ऐसे कारक जो इनको अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला कारक होता है साइज का। तो साइज कैसे, तो इसको इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे पास देखिएगा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी मैंने दो एग्जांपल लेता हूं, ये न्यूक्लियस, और हमारे पास फर्स्ट केस में ये सरकमफेरेंस बनाई है एटम की, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब बताइए, पहले केस में जबकि साइज ज्यादा है, दूसरे में साइज कम है, तो किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देनी होगी उस न्यूक्लियस से दूर करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड वाले केस में साइज कम है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली, बहुत मजबूती से बांध के रखता है। तो इसको फ्री करने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, आई इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये हुआ पहला फैक्टर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। ये सेकंड फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इज द सेम थिंग। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या। अब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकंड फैक्टर को हम इस तरह से कहेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NFA, यानी कि जितना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आई का मान ज्यादा होगा। यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, NFA कम होती है, तो आई का मान पीरियोडिक टेबल में हमेशा कम होता है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलिए आप, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट अगर अपन चलते हैं तो क्या होगा, साइज तो लगभग उतनी है या थोड़ी कम होती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि आई का मान वहां पर बढ़ जाता है। ये जनरल ट्रेंड है। तो सेकंड फैक्टर हुआ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड फैक्टर है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। देखिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में हो, p3 हो, d5 हो या f7 हो। ये तो हुए हमारे पास में हाफ फील्ड, हिंदी में कहते हो आप अर्धपूरित कक्षक। इसी तरह से
P6 हो, D10 हो और F14 हो। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें अपन कहते हैं फुल फील्ड, पूर्ण भरे हुए। अब इसके लिए क्या है? सिद्धांत ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड और फुल फील्ड में होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये कक्षक स्थायी माने जाते हैं। अगर ये स्थायी है तो इसका मतलब क्या रहा? इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो हम कहते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए हमेशा आई का मान बढ़ता जाता है। तो ये हुए हमारे पास में 3 फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास में है फोर्थ, पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसे समझिएगा और अच्छे से समझिएगा कि ये क्या है। हिंदी में कहते हैं अपन इसे भेदन प्रभाव। देखो भेदन प्रभाव क्या कहता है? ये कहता है इट्स एक्चुअली ए नेचर, एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है। क्या? कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो नाभिक की तरफ कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, जो नाभिक की तरफ रहेंगे, तो ये जो नाभिक की तरफ न्यूक्लियस की ओर जाने की जो टेंडेंसी है ना, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये टेंडेंसी कैसी होती है कि एस ऑर्बिटल को हम हमेशा कहते हैं कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, फिर पी, फिर डी और एफ। तो इस ऑर्डर में क्या रहा? जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो एस के लिए सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर फाइनली एफ। तो इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में है उसके लिए हमेशा पी और डी और एफ की तुलना में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं उनके लिए आई का मान, आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल अपने पास में ये 4 फैक्टर हुए। तो अब फिर बात होती है कि क्या ये नेगेटिव हो सकती है, क्या एनर्जी रिलीज होगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से टाइटली बंधा हुआ है, इट इज मोर टाइटली बाउंड टू द एटम, सो हार्डर टू रिमूव, उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा आपको क्या होगा? एनर्जी देनी होगी। तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, किसी भी कंडीशन में ऋणात्मक नहीं रहने वाली है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिएगा। इफ एन एटम possesses मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर उस एटम के पास में एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो बताइए उस कंडीशन में आई किस तरह से होगा? देखिए, अगर एक से पहला इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। पहले कंडीशन में ये हमारे पास में गैसेस स्टेट वाला है, एटम है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमने नाम दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आपने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से हटाया। अब हमने क्या, एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा? अब आपको इलेक्ट्रॉन कहां से हटाना होगा? इक्वेशन बनेगी हमारी कुछ ऐसी। अब आपको इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है E प्लस जी से, यानी कि कैटायन से हटा रहे हो। अब कैटायन यानी कि प्लस चार्ज आ गया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली पहले की तुलना में इससे बंधा हुआ होगा। तो अब इससे जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपने जो हटाया है उसको हमने नाम दिया सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये देखिए, अगर मैं इससे भी हटाऊं, यानी कि अगर मैं इस E2 प्लस जी से भी हटाऊं, इस कैटायन की कंडीशन से हटाऊं जिसके पास में एक्चुअल में कितने चार्ज है, उसके पास में E प्लस 2 का चार्ज है, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा चुका हूं और अब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने वाला हूं। तो इस थर्ड इलेक्ट्रॉन को इस कैटायन में से हटाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दी जाएगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी वैल्यू कैसी होगी? कुछ इस तरह से होगी। I3 का मान बहुत बहुत ज्यादा होगा I2 से, और I2 का मान ज्यादा होगा I1 से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप I3 में जैसे जैसे आप आ रहे हैं ना, तो जो कैटायन था आपके पास में, उसके पास में प्लस आवेश या प्लस जो चार्ज है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर प्लस अगर बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जाने देगा। और दूसरा कारण ये होगा
कि उसकी जो साइज है वो अब कम होती जा रही है। तो साइज कम होती है तो हम जानते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से बढ़ जाएगी। तो इसी ऑर्डर में अगर हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो आई का मान लगातार बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा I3 इज मच मच ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। अब पर्टिकुलरली 3D संक्रमण श्रेणी की पहले अपन बात कर लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है, ट्रेंड क्या रहती है अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएं। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने एलिमेंट, एक्स एक्सिस के ऊपर एलिमेंट है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने एनर्जी की यूनिट्स ली है, आयोनाइजेशन एनर्जी हर एलिमेंट के लिए ली है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE1 या I1 है, I1 भी है, IB1 भी हम कह सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, ये जितने भी बार्स जो आप देख रहे हैं इनकी साइज कॉपर तक ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि लगभग लगभग 500 की पेरीफेरी में आता है यहां तक का पार्ट, ये यहां तक का पार्ट। इससे इन सब में से सबसे बड़ा बार कहां आया था, जिंक में आ गया। तो जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई है, जिंक की हुई है। और हम कहेंगे कि बाकी के एलिमेंट्स की लगभग लगभग एक जैसी है। ऐसा क्यों हुआ, जिंक के लिए ज्यादा क्यों, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी बात हमने पहले कई बार कर ली, कितनी होती है 3d10 4s2, दोनों ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए हैं और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व इसका रीजन हो गया, उस वजह से जिंक की सबसे ज्यादा। और बाकी में थोड़ा बहुत उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके से कहीं कहीं कम, थोड़ी सा इंप्रूवमेंट तो है लेफ्ट से राइट जाने पर, लेकिन बाद में इतना डिफरेंस नहीं आता। सबसे कम स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम में थोड़ा सा बढ़ता है, फिर वैनेडियम में थोड़ा सा बढ़ता है, क्रोमियम उसी ऑर्डर में है, मैग्नीज में थोड़ा और बढ़ा। मैग्नीज में बढ़ा क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5S2, ये अर्धपूर्ण और ये पूर्ण भरे हुए, इसकी वजह से बढ़ा। तो इसी ऑर्डर में, लेकिन मैक्सिमम चेंज कहाँ आता है, मैक्सिमम चेंज आता है जिंक में, क्योंकि इसके लिए आई का मान बहुत ज्यादा है पूर्ण भरे हुए कक्षकों की स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये ट्रेंड रहा 3D संक्रमण श्रेणी के लिए। अब मैं अगर 4D और 5D को इसके साथ में कनेक्ट करूं और अलग अलग की लूं तो देखो डायग्राम कुछ कैसा मिलने वाला है। तो हम अब तीनों प्रकार के आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। किस श्रेणी के लिए बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या जिसे हम कहेंगे टी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज। उसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हम लेते हैं। अब स्कैंडियम से जिंक में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे I1 की, हम बात करेंगे I2 की और हम बात करेंगे I3 की। अब इस ट्रेंड को देखें तो ये तो हम जानते हैं कि I3 इज ऑलवेज मच मच ग्रेटर देन I2 विल बी ग्रेटर देन I1, I3 का मान। तो इस सीरीज में क्या हुआ हमारे पास में, ये है हमारे पास में I3, ये है I2 और ये हुआ I1। तो देखिए I3 का मान I2 से ज्यादा है, I2 का मान I1 से ज्यादा हुआ। अब एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर करते हैं हम I1 और I2 को, यानी कि इस फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को, थर्ड की बात हम बाद में करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे जा रहे हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ, ठीक है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो दोनों ग्राफ में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। दोनों लाइंस जो आ रही ना ग्राफ की, वो इस तरह से देखेगा हॉरिजेंटल ट्रेंड पे चल रही है, इस तरह से। सिर्फ चेंज आया तो यहां आया, जिसकी बात हम करते हैं, ये है हमारे पास में क्रोमियम और मैग्नीज। तो देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, साथ में I3 की बात भी हो जाएगी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, मैग्नीज का होता है 3d5 4s2। अब आप जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा चेंज नहीं है, मैग्नीज का थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है s2 से।
ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इनसे फर्दर इलेक्ट्रॉन को हटाऊं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि आप हटा रहे हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो अब ये हुआ क्रोमियम और ये हुआ आपके पास में मैंगनीज। अब क्या होगा इस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन को यहां हटाना आसान होगा, यहां हटाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि ये जो आया ना क्रोमियम, इस क्रोमियम के लिए पीक आता है, यानी कि इसका मान अपने दोनों नेबर्स से हमेशा ज्यादा मिलेगा, वैनेडियम से ज्यादा होगा और साथ में मैंगनीज से भी ज्यादा होगा। किसके लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं क्या करता हूं, I3 पे आता हूं। I3 का मतलब ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में क्रोमियम आ गया 3d4 और हमारे पास में मैंगनीज का एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे, वो रह गया 3d5। तो ये हुआ क्रोमियम, ये है हमारे पास में मैंगनीज। मैं लिख देता हूं क्रोमियम और मैंगनीज, ये +2, ये भी +2। अब एक एक मैं इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा, और तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हटाने में एनर्जी कहाँ लगने वाली है, 3d5 में, क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी वाले रूल में आता है। ये हाफ फील्ड है, d5 है, इसी वजह से यहाँ क्रोमियम के लिए ज्यादा था और यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा किसके लिए, मैंगनीज के लिए। तो ये हुआ मैंगनीज, ये हुआ क्रोमियम, ये +1 से हटाया, ये +2 से हटाया इलेक्ट्रॉन को, माइनस इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से हमारे पास में ये चेंजेस आते हैं। अब लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर दीजिएगा कि यदि मैं जिंक +1 और जिंक +2 को कंपेयर करूं, तो बताइए I का मान, IE1 और IE2 की वैल्यू क्या रहेगी। यानी कि इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू।